नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा है। सीएम तीरथ रावत को दिल्ली तलब किया गया है। सीएम तीरथ को आलाकमान ने आज दिल्ली बुलाया। सीएम तीरथ के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। सीएम तीरथ के देहरादून में कई कार्यक्रम थे जिसे रद्द कर दिया गया है और उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा है। सीएम तीरथ रावत को दिल्ली तलब किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम का आज देहरादून में कई कार्यक्रम थे जिसको रद्द कर दिया गया और फिलहाल सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो सीएम तीरथ रावत को दिल्ली तलब किया गया है। हाईकमान ने सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया है और इसी के मद्देनजर सीएम के देहरादून में कई कार्यक्रम थे जिसे अब रद्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा है। ऐसे में काफ़ी अहम माना जा रहा है ये दौरा। और बता दें कि सीएम तीरथ के देहरादून में कई कार्यक्रम थे जिसे रद्द कर दिया गया। बाजपुर के खंड विकास कार्यालय द्वारा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके चलते अधिकारियों ने बाजपुर ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश के लोग उभर नहीं पाए थे कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन अब तैयारियों में जुट गए हैं। यही कारण है कि बाजपुर के खंड विकास कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसके चलते बाजपुर में 61 क्वारंटीन सेंटर सरकारी विद्यालयों, पंचायत घर और बारात घरों में बनाए गए हैं। पौड़ी के कई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का इन दिनों भ्रमण कर रहे जिलाधिकारी अब गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना रहे हैं। साथ ही इन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अमला भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारी के साथ पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जो है अभी आज कुछ गांव का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय में जहां जहां जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान बना है उसका निरीक्षण किया। ग्राम सभा के बैठकों का क्या ब्यौरा है उसका जानकारी लिया। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अगर गठित हुआ है या गठित करने में कोई समस्या है उसकी जानकारी लिया। आज मलेथा ग्राम पंचायत और बुंगा ग्राम पंचायत में आकर निरीक्षण किया है। जो फेज़ 1 का कार्य है उसका अभी उन्होंने बताया कि कुछ मकानों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंच गया है, कुछ मकानों तक पहुंचना बाकी है। उसके लिए अलग से वो डीपीआर में कार्यवाही उनको करना है अभी ठेकेदार के माध्यम से। और फेज़ 2 वाला जो कार्य है, चरण 2 वाला जो कार्य है, उसके लिए अभी ग्राम पंचायत को मैंने अवगत करा दिया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें ग्राम सभा के सभी सदस्यगण बैठेंगे। उसमें समिति का गठन भी हो सकता है और उसके उपरांत जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, जैसे कि पेयजल का टैंक को संवर्धित करना, उसको बड़ा बनाना, पेयजल लाइन का जो मेन लाइन होती है उसको आवश्यकता के अनुरूप 1 इंच या 1.5 इंच तक बढ़ाना, वो सारी बातें शामिल रहेगा। साथ साथ में छूटे हुए परिवार होंगे उनको भी उसमें कनेक्शन से आच्छादित करेंगे, ये मैंने अभी अवगत करा दिया है। उसके अनुसार हम जल निगम जो हमारा कार्य संस्था है बुंगा ग्राम पंचायत के लिए और जल संस्थान हमारा मलेथा के लिए कार्य संस्था है, वो अपना कार्रवाई करके अवगत कराएंगे। मसूरी के पास टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत अगलाड़ नदी में हर साल जून महीने में आयोजित होने वाला मोड़ मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित हो गया है। पिछले साल भी कोरोना को लेकर मोड़ मेले को स्थगित किया गया था। बता दें कि मोड़ मेले का आयोजन हर साल जून के अंत में यमुना की सहायक नदी अगलाड़ के तट पर होता है, जिसमें जौनपुर, जौनसार व रवाई घाटी से हजारों की संख्या में लोग इस मेले में आकर प्रतिभाग कर ग्रामीण सामूहिक रूप से नदी में उतरकर मछलियां पकड़ते थे। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए और सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए इस आयोजन को इस वर्ष भी स्थगित कर दिया गया है। रवाई घाटी की जो जौनपुर का जो समाज है उसमें से एक महाराजा के टाइम से 100 वर्षों से ये चली आ रही है। और इसमें टिमरू निकालते हैं, पांतीदार एक पांती लगती है क्षेत्र की, 5-10 गांव के लोग मिलके टिमरू निकालते हैं और टिमरू को 1 महीने पहले से तैयार करते हैं पाउडर। उसके बाद उसको सुखा के पीस के और जिस दिन मेला होता है उस दिन उसको डाला जाता है नदी में और थोड़ी देर के लिए 1 आध घंटे के लिए मच्छी उससे घायल होती है
और भारी संख्या में लोग मिलजुल के मौन मेला मनाते हैं। उसके बाद वो मच्छी जो है पुनर्जीवित हो जाती है। और इसको हमारा एक समाज है, एक संस्कृति है यहाँ के लोगों की, और राजा के टाइम से इसको मनाते आ रहे हैं। और भव्य आयोजन होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं। और ये एक हमारे जौनपुर की अलग ये धरोहर है, और इसको हम लगातार 100 वर्ष से मनाते आ रहे हैं। और 2013 की आपदा में ये हमें रोकनी पड़ी थी, और पिछले साल 2020 में भी स्थगित करना पड़ा कोरोना महामारी की वजह से। और इस वर्ष भी हमें जो है सभी लोगों की सहमति से जो है इसे स्थगित करना पड़ा। उत्तराखंड सरकार द्वारा 28 जून से 6 जुलाई तक एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। वहीं पर्यटक स्थलों को खोले जाने की भी अनुमति देने की बात कही गई, लेकिन सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों को खोले जाने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिसे लेकर मसूरी के पर्यटक स्थल खोलने में असमर्थ थे। वहीं जिससे एक बार फिर पर्यटक स्थल के संचालकों में भारी मायूसी देखी जा रही है। मसूरी कंपनी गार्डन के संचालक सीपी सकलानी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी पर्यटक स्थल की परिभाषा में मात्र माल रोड को माना गया है, जबकि अन्य पर्यटक स्थल को एम्यूजमेंट पार्क और एंटरटेनमेंट के साधन माने जा रहे हैं, जिसको खोलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में पर्यटक स्थल को लेकर सरकार द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे लोगों को सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश है। तो पर्यटक पर कोरोना की लगातार मार देखी जा सकती है। और SOP आई है, उसमें बड़ी उम्मीद लेके हर पर्यटक स्थल जैसे कंपनी गार्डन हुआ, गनील हुआ, कैंपटी हुआ और आपका मसूरी झील हुआ या वाटरफॉल हुआ, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटे व्यापारी हैं ये तो डू एंड डाई वाले लोग हैं हम लोग, और हमें पूरी उम्मीद थी कि 28 जून की जो SOP आई उसमें हमारे लिए गाइडलाइन आएंगी, लेकिन उसमें इतनी जटिलता है कि पर्यटक स्थल कहा तो गया है, पर किसको पर्यटक स्थल माना गया ये हमारे समझ में नहीं आया है। क्योंकि उन्होंने कहा मनोरंजन पार्क हो या कोई भी चीज़ है वो तो उन्होंने करके ये भी बंद है। अच्छा, इन्होंने आउटडोर इंडोर को एक साथ माना है। इन्होंने जिम हुआ, आपका सिनेमा हॉल हुआ, ऑडिटोरियम हुआ, शॉपिंग मॉल हुआ, इन्होंने उसको भी पर्यटक स्थलों को जो ओपन है मतलब खुले में है उनको एक साथ मान करके उन्होंने उसको खोलने की अनुमति नहीं दी है, जो सरकार की कहीं न कहीं विफलता है। हम बड़ी उम्मीद लेके बैठे थे कि ये खोलेंगे और हम पूरी तैयारी में थे, हमने स्टाफ बुला दिया, सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब बड़े अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि कोटद्वार में गहरी खाई में एक कार जा गिरी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF टीम घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामणी पुलिंडा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो कोटद्वार में भीषण सड़क हादसा, जहां पर कार खाई में जा गिरी और हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ये द्वारा टेलीफोन शाम को 6 बजे लगभग हमें टेलीफोन से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है स्रोत के ऊपर रामनी पुलिंडा रोड पे 6 किलोमीटर लगभग ऊपर खाई में गिर गई है। तो मौके पर SDRF की टीम के साथ मैं मौके पे गया था अपने पुलिस बल के साथ। तो मौके पे देखा तो 3 व्यक्ति गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 2 मौके पर ही एक्सपायर हो गए थे और एक घायल था। घायल को प्राथमिकता से हम सड़क पर लाए रेस्क्यू करके और उस द्वारा 108 सरकारी अस्पताल कोटद्वार भेजा गया और उसके बाद दोनों डेड बॉडी को SDRF की टीम के साथ रेस्क्यू करके सड़क पे लाके उनको भी मॉर्चरी कोटद्वार भेजा गया। तो मौत के कारण कुछ पता चला क्या रहा दुर्घटना का कारण? दुर्घटना का कारण संभवतः सड़क किनारे पैरा फिट नहीं बना था और चालक को आइडिया नहीं आया और घास जमने के कारण उसका टायर बाहर हो गया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और गाड़ी नीचे गिरी। जो कल एक्सीडेंट था उसमें 3 आदमी थे, उनमें से 2 एक्सपायर हो गए और एक इंजर्ड है, वो भर्ती है हमारे यहाँ। तो उसका अभी हम जांच करा रहे हैं। तो अभी देखने में तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका हम CT स्कैन करा रहे हैं, लेकिन अभी वो कंडीशन उसकी ठीक लग रही है, ज़्यादा बेटर लग रही है। घायल की स्थिति अभी ठीक है, होश हवास में है और अभी खतरे से बाहर लग रहा है। फिर भी हम उसका जांच करा ले रहे हैं देखने के लिए कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है।
गंभीर रूप से इस पूरे हादसे में घायल हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है। गहरी खाई में कार गिरने से बड़ा हादसा हुआ और कोटद्वार में गहरी खाई में ये कार जा गिरी थी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। भीषण सड़क हादसा कोटद्वार में, जहां पर 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। फिलहाल शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घायल का इलाज जारी है। रामणी पुलिंडा मार्ग की ये घटना है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 194 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1 मरीज की मौत हुई है। इसके अलावा 237 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 24,104 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा में 29, बागेश्वर में 3, चमोली में 2, चंपावत में 4, देहरादून में 73, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 28, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 8, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,933 हो गई है। इनमें से 3,24,766 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की बात की जाए तो संख्या घटकर 2,245 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,095 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 74,852 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। अब तक प्रदेश में 35,32,770 लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 8,02,887 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग के 36,909 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। रामनगर में भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी चुनावों के कार्यक्रमों के साथ रणनीति पर चर्चा की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2022 के चुनावों में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की गई। इस बैठक में अपनी तैयारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई जिनसे राज्य को नुकसान हुआ है। 2017 के बाद राज्य को भाजपा ने विश्वास दिलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्यों की नीतियों के बारे में चर्चा की गई है। 3 की बैठक में 70 विधानसभाओं में किस तरह विकास कार्य किए जाएंगे, रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। ये चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी सर और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। हमारी चिंतन बैठक परसों कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है, उससे अवगत भी कराया गया है। हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और
और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करे, इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 5 माह से वेतन नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में 23 करोड़ रुपए जारी करे। इसके अलावा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में उत्तराखंड के परिवहन सचिव उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर देंगे, जिसको वह कैबिनेट के समक्ष लाएंगे। इस प्रस्ताव में आने वाले दिसंबर तक की सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। माह से जो भुगतान वेतन का नहीं हुआ है को लेकर याचिका थी, जिसमें अभी 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री महोदय से कैबिनेट बुलाने का आग्रह किया था ताकि मामले का निस्तारण किया जा सके। तो आज माननीय मुख्य सचिव महोदय ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि ये प्रस्ताव जो है, रिवाइवल का प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत वहाँ पर कर दिया गया है और इसमें कैबिनेट बुलाई जाएगी। माननीय न्यायालय द्वारा इस विशिष्ट स्पेसिफिक डेट पूछने पर यह कहा गया कि ये 16 तारीख 2 सप्ताह के भीतर होती है कैबिनेट। तो न्यायालय ने 19 तारीख जुलाई की डेट फिक्स की है और ये आशा की है कि 16 जुलाई तक ये कैबिनेट में मामला जाएगा और ताकि 1 जुलाई से होने वाली चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस पर सरकार के प्रदेश प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि हाईकोर्ट के लिखित आदेश मिलने के बाद उसका परीक्षण करने के बाद सरकार हाईकोर्ट जाएगी, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने जा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने 7 तारीख तक सरकार से इस पर एक एफिडेविट प्रस्तुत करने के बाद फिर शुरुआत करने की बात कही। जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं की है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का संख्या भी सीमित की थी और एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में जो देवस्थानम बोर्ड और जो जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम की जिम्मेदारी के साथ भेजने का निर्णय लिया था। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो स्टे किया गया, उसके मैंने आपसे कहा कि उसके निर्णय की कॉपी मिलने के बाद, उसके परीक्षण के बाद ही सरकार इसमें आगे का निर्णय लेगी। भाजपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी पर दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर काफी खींचतान चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर चल रहे अंतर्कलह पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि आज भी कांग्रेस पार्टी में सामान्य चेहरे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी दलित और मुस्लिम समाज के लोगों की चिंता करती है तो नेता प्रतिपक्ष भी दलित और मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाना चाहिए। कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव का वक्त आता है तो ये अनुसूचित जाति समाज के लोगों के बीच में भी जाके भ्रम फैलाते हैं और मुस्लिम समाज को भी ये ठगने का काम करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कि स्वयं प्रीतम सिंह जी ही चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष क्यों ना हो।
हरीश रावत जी की तरफ से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ही चाहते हैं कि वो प्रतिपक्ष नेता क्यों ना हो, मगर मैं आप सबके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या खासियत है इस समाज में ही, और क्यों ना हो? क्या अनुसूचित जाति समाज से ऊपर सिर्फ वोट लेने के लिए है? क्या मुस्लिम समाज वोट देने के लिए है? आज इनके पास दोनों ही चेहरे हैं, मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, और इनमें इतनी इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो निश्चित तौर पे इन्हें या तो अनुसूचित जाति समाज या मुस्लिम समाज का इनको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, जिससे इनकी कथनी और करनी में अंतर नजर नहीं आएगा, मगर ये ऐसा नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।